अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फवाद, सोलर मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। डॉलर तो फ्री फॉल की तरफ चला गया है और रुपए की वैल्यू गिरी जा रही है, तो इसके रिपरकशन सोलर पैनल्स पे आए हैं और बाकी चीज़ों पे आए हैं या अभी नहीं आए? रेपरकशन उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन डॉलर की एक अफवाह आती है कि डॉलर ने बढ़ जाना है या रुपए की वैल्यू ने गिर जाना है। तो उसी दिन एक मार्केट में एक सेंटिमेंट आ जाता है कि जी हमारा अगला माल जो होगा आने वाला वो महंगा होगा, इसलिए हम अपने पुराने माल के रेट बढ़ा देते हैं। तो ये पाकिस्तान की मार्केट के टैक्टिक्स हैं। और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी बिज़नेस पर्सन से बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि क्योंकि मुझे अगले माल में नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं पिछले माल से ही अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है उसको बराबर रखने की कोशिश करता हूँ। तो यही पाकिस्तान का तरीका है और यही कस्टमर्स में भी एक्सेप्टेंस है और यही आगे ट्रेडर्स में भी एक एक्सेप्टेंस है कि यही तरीक़ेकार है हमारे पास कि नए माल क्योंकि महंगा आएगा इसलिए पहले से पुराने का ही रेट बढ़ा देते हैं। दूसरी बात यह है कि सोलर पैनल्स का पुराना स्टॉक मौजूद है, क्वांटिटीज़ में मौजूद है, हैवी क्वांटिटी में मौजूद है। पाकिस्तान में वाफिर क्वांटिटी है हर किस्म के पैनल की। उसमें रेट्स पुराने पैनल्स के भी बड़े हैं और इम्पोर्टर्स ने बढ़ाए हैं, उसमें रिटेलर्स ने भी बढ़ाए हैं। जिसने ज़ख़ीरा अपने पास रखा था, बेशक किसी ने एक पैनल का ज़ख़ीरा रखा हो या एक कंटेनर का रखा हो या 100 कंटेनर का रखा हो, तो हर किसी की कोशिश होती है कि चलो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, इसके रेट को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो नया माल आएगा उसकी एंटिसिपेशन में कि उसके रेट ज़्यादा होंगे तो हम पुराने के ही रेट बढ़ा लेते हैं। तो जो पैनल 65 रुपीज़ तक गिरा था या जो 68 में मिल रहा था डॉक्यूमेंटेड विद ऑल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और ब्रांड न्यू पैनल, जो 72 का मिल रहा था, वो सब में 6 से 8 से 10 रुपये तक का इजाफा कर लिया है। जिसका मतलब है कि जो 68 का पैनल था वो 74-75 में मिल रहा है और जो 80 रुपीज़ का पैनल था वो 88 तक में मिल रहा है। और जो आपके सामने ही पूरी सिचुएशन है। नॉर्मल पैनल 70 रुपीज़ के थे वो 78 के कर दिए हैं और जो एन टाइप वाले पैनल से वो भी इसी तरह ही 79-80 रुपीज़ तक गए थे, वो 88-89 यहाँ तक मिल रहे हैं। बहुत सारे एरियाज़ में 90 रुपीज़ के मिल रहे हैं। कुछ और आप ऐड करेंगे इसमें? अच्छा, अब ये सिर्फ पैनल्स के रेट बढ़े हैं या आगे कॉपर के भी बढ़ गए हैं और एमएस के भी बढ़े हैं? उन मार्केट्स के क्या हालात हैं? क्योंकि अगर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिर्फ पैनल तो नहीं चाहिए होता ना किसी को भी, उसको एक कंप्लीट सिस्टम लगाना होता है। कंप्लीट सिस्टम में स्ट्रक्चर भी एलिवेट होता है, उसमें वायर्स भी लगती हैं, उसमें ब्रेकर्स भी लगते हैं, उसमें डीबी बॉक्स लगता है। तो ये जो बाकी एक्सेसरीज की कॉस्ट है इसके क्या हालात हैं? डॉलर का इस पे भी इम्पैक्ट आ रहा है? इन मार्केट्स में लोग क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? इनके रेट बढ़ाए हैं या इनके अभी रुके में? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक है, तो गिनती की इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं इस टाइम पे। सही है। तो इतना कोई लोड नहीं है उन इंडस्ट्रीज पे कि यार धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जी उसकी वजह से रेट जा रहे हो। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस में तो कमी आई है। 140 रुपये पे सी ग्रेड बिक रहा था, तो आज जेन्युइन पैनल अगेन आपको 75-80 रुपीज़ में फिर भी जेन्युइन डॉक्यूमेंटेड पैनल मिल रहा है। अगेन थोड़ा ऑन द हाई साइड है, इसको 65 रुपीज़ तक आना चाहिए, बट अगर कंपेयर करें तो 140 से 75-80 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है। बट जो बाकी मटेरियल्स की कॉस्ट है, जिसमें कॉपर वायर्स होती हैं, प्योर कॉपर वायर होती हैं, अर्थिंग में प्योर कॉपर के रॉड्स होते हैं, कॉपर का जो भी मटेरियल है, मेटल का जो भी मटेरियल है, जिसका मतलब है कि आपका माइल्ड स्टील हो गया स्ट्रक्चर के लिए, जो एलिवेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं L2 के स्टैंड्स के लिए, GI गैल्वनाइज्ड आयरन यूज़ करते हैं L2 स्टैंड्स के लिए, उसके अलावा आप MCBs ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, इंपोर्टेड ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, DB बॉक्सेस होते हैं, बेशक वो मेटल के हों, प्लास्टिक के हों, PVC पाइप्स होते हैं, अगेन प्लास्टिक का मटेरियल है, कंपोजिट में पॉलीमर है। उसके अलावा जितने भी मटेरियल्स होते हैं, हर चीज़ की कॉस्ट में कंटिन्यूस इजाफा ही हुआ है पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर, उसमें कोई कमी नहीं आई। उसकी एक वजह ये भी है कि उन मार्केट्स, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कभी रेट्स कम करवाए ही नहीं गए हैं और कभी किसी कस्टमर ने बोला भी नहीं है कि इसके रेट ज़्यादा हैं तो छोड़ दो, इसको बाद में ले लेंगे। रेट्स अभी पीछे थोड़े से स्टैग्नेट करे थे माइल्ड स्टील के 2-3 महीने पहले, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने मिलके बोला था कि हमने कुछ 5 या 10 या 15 दिन के लिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी क्योंकि हमारा जो सरिया है वो बहुत महंगा हो गया। बट अगेन आपने उसके बाद देखा कि वो कहानी भी क्लोज़ हो गई और माइल्ड स्टील के रेट्स उसके बाद फिर रिवाइज हो गए, ऊपर ही आए हैं। तो जो ओवरऑल सिस्टम में कॉस्ट है बाकी सारे मटेरियल्स की तो ऊपर ही गई है। और एक 10 किलोवाट के सिस्टम में जो आपका बैलेंस ऑफ सिस्टम है, जिसमें आपका ब्रेकर्स आ जाते हैं, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई, उसकी कॉस्ट बतदरीज ऊपर ही जा रही है। उसके अलावा जो आपकी अर्थिंग की कॉस्ट है, अगर आप उसमें स्टैंडर्ड मटेरियल डाल रहे हैं, अगर आप पुराने स्टैंडर्ड मटेरियल को आज के स्टैंडर्ड मटेरियल से ही कंपेयर करें,
अगर आप क्वालिटी ना गिरा दें, मटेरियल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ना गिरा दें, तो कॉस्ट में कंटिन्यूस इजाफा आ रहा है और बिल्कुल डॉलर के एट पार इजाफा आ रहा है। यार पर पिछले चलो 2 साल की तो बात हो गई, जो पिछले 2 हफ्ते में रेट बढ़े हैं कॉपर के और वायर्स के जो रेट बढ़ाए हैं और डीबी बॉक्स के जो रेट बढ़ा दिए हैं, जेन्युइन ब्रेकर्स के रेट बढ़ा दिए और हड़ाउड़ी मचा दिया मार्केट में कि जी ये बस आखिरी सामान है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, किन रेट्स पे आएगा। ये जो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दी है, उसके रिपरकशन बहुत खतरनाक होते हैं ना। बिल्कुल ऐसी वो चीज होती भी है, अवेलेबल भी होती है, आ भी रही होती है, पर आपने पैनिक मचा दिया कि जी पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसी उठा लें जितने उठाने, आप डब्बे बॉक्स के बॉक्स उठा लें, चाहे आपको जरूरत भी नहीं है, अभी आप क्योंकि रेट बढ़ जाएंगे। 10 दिन बाद जाके देखिएगा उससे 3 गुना ज्यादा माल पड़ा हुआ होगा सब दुकानों पे, सब वेयर हाउसेज पे और सबके गोदामों में। माल की कोई कमी नहीं है, स्टॉक सबका आ रहा है। जिसका जेन्युइनली नहीं आ रहा वो अपने दूसरे रास्तों से मंगवा रहे हैं, छोड़ता कोई नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान है, जब पूरा 1 साल इम्पोर्ट बंद रही थी तो मुल्क में किसी चीज़ की किल्लत नहीं हो गई थी, तो खुदा न खासा लोग को भूख से मरना शुरू नहीं हो गए थे उस 1 साल के बैन की वजह से। जो पहले के हालात थे वही उस साल भी चलते रहे। सोलर पैनल्स की इंपोर्ट में थोड़ा मसला आया तो उसके भी लोगों ने हल निकाले हुए थे। लोग सी ग्रेड को ए ग्रेड करके बेच रहे थे, लोग नॉन डॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंट करके बेच रहे थे। तो लोगों ने उल्टे रास्ते अपने बनाए हुए होते हैं। चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होती क्योंकि हर किसी ने ट्रेड करना है, हर किसी ने सेल करना है, हर किसी ने काम करना है, तो उसने कोई ना कोई उसके अपने पाथवेज निकाले हुए होते हैं। कुछ लोग रीडायरेक्ट करवा के दूसरे मुल्कों से इधर मंगवा रहे थे, कुछ लोग बाकी जो डॉलर्स बाहर पड़े हुए थे उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहे थे। तो सबके पास मेथड्स और मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। मार्केट में एक और टैक्टिक देखने में आई कि जो बैलेंस ऑफ, जिसका मतलब है कॉपर वायर्स की जो उसकी जो रिटेल प्राइस है, क्योंकि उसमें अभी इतना जल्दी इंक्रीमेंट नहीं आया, तो एक और टैक्टिक लड़ाई गई है कि जो उस पर रिटेल प्राइस से आप इन जो आइटम्स है, अगर आप इसकी मार्केट में जाके देखेंगे, अगर आप होलसेलर से लेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से आइटम जब भी लेते हैं, तो रिटेल प्राइस कंपनी ने फिक्स करी हुई होती है। उसमें 2%, 3%, 1%, 8%, 10% ये डिस्काउंट छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि डीलर, ये एक मैकेनिज्म है इस इंडस्ट्री का कि जो कॉपर वायर्स हैं, जो बाकी मटीरियल्स है, जिसकी कंट्रोल प्राइस ऊपर लगी हुई है, जिसकी रिटेल प्राइस भी स्टैंडर्ड लिस्ट के मुताबिक निकलती है, तो उस पर डिस्काउंट वैल्यूज़ मिल रही होती हैं कि रिटेलर को, जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने सबसे पहले चेन में उठाया उसको 35% डिस्काउंट मिला, उसके बाद वाले को 25% डिस्काउंट मिला रिटेल प्राइस के ऊपर, फिर उसके बाद वाले को 15% डिस्काउंट मिला, फिर आखिर वाले को 5% डिस्काउंट मिला। तो जिसका मतलब है कि उस चेन में हर बंदे ने को 5 से 10% अपनी जो उसकी पोजीशन थी उसके मुताबिक उसने 5 से 10% रिटेल प्राइस के ऊपर कमाया। अब क्योंकि एंटिसिपेशन है, एक फियर मॉन्गरिंग है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी गई है कि ठीक है डॉलर बढ़ा है, बट अभी रिटेल प्राइसेस में इंक्रीमेंट नहीं आया कंपनी की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो किया ये है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा था वो सब लोगों ने मिल के बोला कि अब हम अपना जो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करते थे हम उसको कम कर रहे हैं। तो अगर कोई 10% दे रहा था तो अब वो बोल रहा है मैं 5% दे रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिकली आसान अल्फाज में रेट ही बढ़ा है ना। बिल्कुल रेट बढ़ा दिया। आसान अल्फाज में जो रेट 18,000 थी उसको 20,000 कर दिया, जो 24,000 थी उसको 28,000 रुपए कर दिया। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट मैं दे रहा हूँ कि वो रेट बढ़ाए ही हैं। बिल्कुल, ये तो उनकी एक बेवकूफाना स्ट्रैटेजी थी, जैसे वो रेट बढ़ा के बोलते हैं हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सब यही करते हैं यहाँ पे। जो रेट बढ़ा दिए 1,000 रुपए वाली चीज को 1,500 रुपए करो, फिर कहते हो 20% ऑफ है, 1200 में दे रहे हैं। तो ये तो वही टैक्टिक थी, प्रैक्टिकली रेट बढ़े ही हैं। बिल्कुल, वायर्स को ले लें आप, ब्रेकर्स को ले लें आप, सारे सिस्टम को ले लें आप, अर्थिंग को ले लें, माइल्ड स्टील को ले लें, सोलर पैनल्स के रेट थोड़े बड़े हैं, पर इन चीजों के रेट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इनकी मार्केट के जो अभी भी वो जत्था है ना वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, कार्टेल्स बने हुए हैं और लोगों ने मिल मिला के, वही वाली बात है कि इतने डॉलर में इंक्रीमेंट नहीं आता होता जितना हर बंदा अपनी प्राइसेस बढ़ाता जाता है कि चलो मेरे मार्जिन, एक मौका मिलता है ना। अब पैनिक में आप वहाँ जाके कैलकुलेटर खोल के तो बैठे नहीं होते। जब आप भी किसी से फर्ज करें आप सरिया लेने गए हैं तो आप वहाँ कैलकुलेटर खोल के तो नहीं बैठते ना कि चलो यार देखो 280 वाला डॉलर आज 320 में फर्ज करें मिल रहा है, फर्ज करें जो भी रेट हो, तो 40 रुपये के हिसाब से 320 रुपये पे ये इतने % बनता है, तो तुम्हारा सरिया उस दिन इतने का था आज इतने का है। कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, और आप अगर कैलकुलेट करेंगे भी तो अगला नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी रेट लिस्ट लेके बैठा हुआ होता है। तो बट उस सिचुएशन में अगर डॉलर बढ़ा है 10% तो अगला बंदा बढ़वा लेता है, अपना 12 से 15% रेट बढ़वा लेता है, क्योंकि वो अगले फिर कुछ स्टेप्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि चलो दोबारा भी तो रेट बढ़ने है ना, तो चलो मुझे उतने टाइम के लिए मार्जिन मिल जाएगा, अगर मुझे पीछे नुकसान हुआ था तो वो कवर हो जाएगा। तो बस यहाँ यही टैक्टिक्स है कि रेट जैसे ही 1 रुपये का बढ़ेगा मार्केट में डॉलर का, तो हर बंदा अपनी चीज़ के रेट 1.5 या 2 रुपये बढ़ा देगा इन एंटिसिपेशन
आप उससे बात करेंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी लॉजिक्स बयान करेगा जैसे लगेगा कि उससे अच्छा और उससे ईमानदार बंदा है ही नहीं मार्केट में जो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे अच्छी टैक्टिक लड़ाता हो। बट ऑन दी अदर हैंड आपको भी दिख रहा है, बाकी सबको भी दिख रहा है कि जब इस तरह रेट्स में फियर मॉन्गरिंग की वजह से आप मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं तो परचेजिंग रुक जाती है। ये समझ नहीं आती इनको। जब आप फियर मॉन्गरिंग क्रिएट करते हैं और पैनिक सिचुएशन आप ही क्रिएट करते हैं, डॉलर 1 रुपया बढ़ा, आपने चीज़ों के रेट 2 रुपये बढ़ाए, आपकी सेल्स में इजाफा हुआ या सेल्स में कमी हुई आपकी? ये बात तो देखते नहीं है। बस वो ये है कि जी नया माल आना है, उसमें नुकसान ना हो जाए, उसमें हमेशा कमी होगी। और आप अदर वे अराउंड अगर करें कि आपने जो रेट दिए हुए चाहे डॉलर बढ़ गया और आप कस्टमर को पैनिक होने दें। ऑफ कोर्स कस्टमर जब पैनिक होगा तो वो आपके पास जब आता है आप उसको उन्हीं रेट्स में दे दें। आपकी तो खरीद वही थी ना, आपको आपका प्रॉफिट थोड़ी खत्म हो रहा है। आप भाई उसको लगाएं। उसका सीधा तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अगली खरीद में आपको नुकसान हो जाएगा तो आप उसको 2 दफा बेच दें। आपके पास एक ही टैक्टिक है कि आप 2 दफ़ा बेचने का मतलब है कि आप 1 दफ़ा बेच दें उस आइटम को, फिर जो आपको थोड़ा कम प्रॉफिट आया, जो आपकी लालच के मुताबिक था कि 1 रुपए के पीछे 8 आने का प्रॉफिट आना चाहिए था, नए माल में वो 70 सेंट आना चाहिए था, तो आप उसको 2 दफ़ा बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो आपकी वो कॉस्ट कवर हो जाएगी। बट नहीं, वो मेहनत नहीं करनी। वो जो माल पड़ा हुआ है उसको दबा के बैठ जाना है, उसको हवा ही नहीं लगवानी। वो जहाँ दबा हुआ है वो वहीं दबा रहेगा। बस वो जब वो बिकेगा, अब महीने बाद, पहले अगर हफ्ते बाद बिकना था तो अब वो महीने बाद बिकेगा, क्योंकि आपने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी है, अपनी सेल को नुकसान पहुंचाया आपने। अब आप उसको महीने बाद जब बेचेंगे तब उसको हवा लगेगी, और फिर जब आप नया ऑर्डर करेंगे तो फिर अब आपने अपने मार्जिन को मैनेज करके अब आपने बोला है कि मैं उतने पैसों में दोबारा उतना ही माल मंगवा लूँगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बट अगर आपने उसे बेच दिया होता, जायज़ मुनाफे में बेचा होता, जो पहले भी मार्जिन मिल ही रहा था, कोई नुकसान में तो नहीं बेच रहे थे ना आप उसको बेच के दोबारा खरीद के दोबारा बेच दें, वहीं आगे बात खड़ी हो जाएगी। बट नहीं, इतना आप में करेज नहीं है कि आप बोलें कि मैं 2 दफ़ा मार्केट में बेच सकता हूँ, क्योंकि बस एक लालच की है। एक ही दफा में छक्का मारना है ना, हमें तो रातों रात छक्के मारने हैं बस। बिल्कुल। और जो देखें इसमें ये भी है ना कि जब वो रेट बढ़ते हैं तो हर बंदा रेट अपने उस हिसाब से नहीं बढ़ाता, वो ज़्यादा के हिसाब से बढ़ाते हैं। वो तो जब वो ज़्यादा के हिसाब से बढ़ाने की टैक्टिक उसने अपनाई है तो उसमें एक लालच है कि अच्छा मार्केट में पैनिक है, चलो पैनिक का फ़ायदा उठाएं। जब हर बंदा पैनिक का फ़ायदा उठाने का सोचेगा तो फिर मार्केट इसी तरह चलेगी। पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री इसी नहज पे, इसी मतलब रवैये से चलेगी कि पैनिक का फायदा, पैनिक के फायदे में और पैनिक, और पैनिक के रिजल्ट में कम सेल्स। ऐसी है तो जो आपने सेल्स कम इसीलिए हो रही है, ऑफ कोर्स उसकी कोई और वजह नहीं है। कोई और वजह नहीं है। पैनिक सेल्फ क्रिएटेड है। जो पैनिक मार्केट की होती है आप उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, तो उससे और नेगेटिव इफेक्ट ही आता है। और मार्केट में सेल्स फिर आप पे इफेक्ट करती हैं, फिर आपका रोना धोना निकल जाता है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही, हमारा सीमेंट नहीं बन रहा, फिर अब हमें सब्सिडी चाहिए, या ये इस पर लानतान करती, उस पर लानतान करती, अपनी हरकत सबके सामने। चलिए इसको रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये जो पैनिक क्रिएट करी जाती है बाय ट्रेडर्स, बाय सेलर्स, बाय मैन्युफैक्चरर्स, बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी बंदा काम कर रहा है इस मुल्क में, वो पैनिक से किस तरह फ़ायदा उठाता है, और वो पैनिक क्रिएट करने से उसको इंडिविजुअली फ़ायदा होता है, कलेक्टिवली किसी जत्थे को फ़ायदा होता है, या ओवरऑल सबको ही नुकसान होता है, कस्टमर को भी और सेलर को भी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।